प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय त्रिभुज। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज और साथ ही इन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय धातु एवं अधातु। हम इस अध्याय का पहला तथा दूसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता। हम इस अध्याय का 8वां भाग देखेंगे आज और फिर हम उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय तरंग प्रकाशिकी। इस अध्याय का हम दूसरा तथा तीसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। ये चैप्टर आपके गणित की किताब का 6th चैप्टर है। तो हमने त्रिभुज को कुल मिलाकर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और 6th पार्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन तथा समरूप आकृतियां यानी कि सिमिलर फिगर्स। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कोई सी भी दो आकृति सर्वांग सम कब कहलाती है? जब उसका आकार समान हो यानी शेप जो है वो एक जैसा हो तथा आमाप समान हो यानी साइज भी बराबर हो। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि दो जो हमारे पास आकृति है वो सर्वांग सम है। पर क्लास 10th में हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में यानी कि सिमिलैरिटी के बारे में। तो दो आकृतियां समरूप कब होती है या सिमिलर कब होती है? जब उसका समान आकार हो। जरूरी नहीं है कि आमाप भी समान हो। तो ऐसी आकृतियां जिनका शेप जो है वो सेम होता है उसको हम कहते हैं समरूप आकृतियां। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो त्रिभुज लेते हैं। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? क्या इसके आकार समान है? क्या इसके आमाप समान है? आकार समान होने का मतलब क्या होता है? दिखने में दो आकृतियां एक जैसी हो। और आमाप समान होने का मतलब क्या होता है कि उसकी सारी भुजाएं, उसके सारे कोण वो बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज पर रखूं तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरे त्रिभुज ने पहले त्रिभुज को पूर्ण रूप से कवर कर दिया है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां यानी कि कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या है? इसमें समान आकार है तथा समान आमाप है। अब हम बढ़ते हैं समरूपता के ऊपर। इन दो आकृतियों को देखिए। देखने में दोनों आकृतियां एक जैसी लग रही हैं, पर अगर मैं दूसरी आकृति को पहले पर रखूं तो ये पूरी तरीके से पहली आकृति को कवर नहीं कर पा रही। तो ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक जैसी होती हैं पर जिनका आमाप बराबर नहीं होता है, इनको हम कहते हैं समरूप यानी सिमिलर आकृतियां। यहाँ पर समान आकार होगा यानी शेप तो बिल्कुल सेम होगा, पर जरूरी नहीं है कि समान आमाप भी यानी इनका साइज भी बराबर हो, वो जरूरी नहीं है।
तो क्या आप लोग अपने डेली लाइफ के कुछ समरूप आकृतियों के बारे में बता सकते हैं? क्या आपने गणित में और कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ा है जो आपको लगे कि वो समरूप होते हैं? चलिए देखते हैं कुछ और आकृति। वर्ग। जितने भी वर्ग होते हैं, बड़े हो या छोटे हो, दिखने में सब एक जैसे होते हैं। इसीलिए वर्ग जितनी भी हो वो सारे एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसी प्रकार क्या आप किसी और आकृति के बारे में सोच पा रहे हैं? वृत्त। जितने भी वृत्त होते हैं वो सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सबका आकार बराबर हो। यहाँ पे आप 3 अलग प्रकार के वृत्तों को देख पा रहे हैं। तीनों अलग अलग आमाप के हैं, पर दिखने में तीनों एक जैसे हैं, यानी इनका आकार बिल्कुल सेम है। इसको हम कहेंगे समरूप, यानी सभी वृत्त क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं समरूपता के बारे में और अधिक। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब? पहला, उनके सभी संगत कोण बराबर हो। चलिए 2 त्रिभुज लेते हैं। आप इन 2 त्रिभुज को देख पा रहे होंगे। क्या इसके संगत कोण बराबर हैं? एक एक करके देखते हैं। पहले त्रिभुज में y है तो दूसरे त्रिभुज में भी y है, यानी इस कोण का माप जो है वो बराबर है। पहले त्रिभुज में x है तो दूसरे त्रिभुज में भी x है, यानी इस कोण का माप भी बराबर है। और पहले त्रिभुज में z है तो दूसरे त्रिभुज में भी z है, तो इस कोण का माप भी बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर है। तो ये है पहला। दूसरा क्या होता है? उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो। इसका क्या अर्थ है? फिर से हम 2 त्रिभुज लेते हैं। पहले त्रिभुज में LO की लेंथ देखिए, कितनी है? 20। और दूसरे त्रिभुज में IT की लेंथ कितनी है? 40। यानी 20 में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो IT के बराबर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहले त्रिभुज की ये जो भुजा है वो 1:2 में है। इसी प्रकार पहले त्रिभुज में 15 है तो दूसरे त्रिभुज में 30 है। ये भी किस अनुपात में है? 1:2। इसी प्रकार तीसरी भुजा को अगर हम देखें तो पहले में भुजा की लंबाई है 25 तो दूसरे में भुजा की लंबाई है 50, यानी ये भी क्या है? दुगुना। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की दुगुना है, यानी पहले त्रिभुज की भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 1:2 में है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि 2 बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, यानी सत्य होना चाहिए किसी भी बहुभुज के समरूप होने के। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप 2 आकृतियां देख रहे हैं। इस आकृति में दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये वर्ग है, तो वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। इसीलिए इसके संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहले चतुर्भुज की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे चतुर्भुज की सभी भुजाएं भी 3 सेंटीमीटर है, यानी 1:1 में है। अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला जो है वो एक वर्ग है और दूसरी आकृति जो है वो एक आयत की है। इस आकृति में वर्ग और आयत के संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग और आयत दोनों में ही सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के। इसीलिए संगत कोण तो बराबर हैं, परंतु इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो वहीं आयत की ईबी भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। दूसरी ओर बीसी रेखा भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो आयत की बीसी रेखा 3 सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला अनुपात 3:3.5 है तो दूसरा 1:1 है। इस प्रकार इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है।
अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यहाँ हमने ये देखा कि कोण तो बराबर है बट संगत भुजाएं एक अनुपात में नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप है। दूसरे इन दोनों चतुर्भुजों को देखिए, एक वर्ग है और दूसरा समचतुर्भुज है। तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाओं को देखिए तो वर्ग की सभी भुजाएं 2.1 सेंटीमीटर है, वहीं पर चतुर्भुज की सभी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर है। यानी अगर आप 2.1 में 2 से गुना करें तो समचतुर्भुज के भुजाओं के बराबर आ जाएंगे। यानी इनका जो अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसीलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि जो हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ा उसमें से एक स्टेटमेंट यहाँ सत्य है और दूसरा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, तो ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज मिली, निष्कर्ष ये है, दो बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंधों 1 और 2 में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उसकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात दो बहुभुज की अगर हम समरूपता देख रहे हैं तो प्रतिबंध 1 यानी कि कोण बराबर होनी चाहिए और प्रतिबंध 2 यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। किसी भी एक प्रतिबंध की संतुष्टि से हम समरूपता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यानी किसी एक प्रतिबंध का संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है समरूपता के लिए। इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका तथा समरूप आकृति। अगली वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक प्रमेय करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक आप लोग एनसीईआरटी किताब यानी गणित के किताब की 6.1 एक्सरसाइज को हल कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म और हम जानेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। पर धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं धातु और अधातु होते क्या हैं। दरअसल अब तक कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, तो अब इन सभी के बारे में जानना उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। जैसे कि पहला समूह है धातु, जिसके अंदर 91 तत्व आते हैं। दूसरा है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसमें 8 तत्व आते हैं। और तीसरा समूह है अधातु का। ये धातु के मुकाबले काफी छोटा समूह है, क्योंकि इसमें सिर्फ 17 तत्व ही आते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इन तीनों समूहों का कुल 118 से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि तत्व ऐसे भी होते हैं जिनको इन समूहों में बांटना संभव नहीं है, और इसलिए हम उन्हें इन तीनों में से किसी भी समूह में नहीं रख सकते। तो कुछ सवाल हैं, जरूर आपके दिमाग में भी आए होंगे। पहला कि ये धातु क्या होते हैं, दूसरा कि अधातु क्या होते हैं, और तीसरा कि ये उपधातु क्या है। चलिए इस अध्याय को करते हैं, और ये अध्याय खत्म होने तक आप जान जाएंगे कि ये तीनों क्या हैं। सबसे पहले धातु के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर एक धातु है। आयरन ये भी धातु का उदाहरण है।
और एल्यूमिनियम भी धातु का उदाहरण है। तो आखिर धातु और अधातु को किस तरीके से विभाजित किया जाता है? हम इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग कर सकते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे गुणधर्म? तो गुणधर्म जैसे कि उनकी अवस्था, क्या वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या फिर गैस अवस्था में है, या फिर वाहकता को ले सकते हैं, या फिर कठोरता। ऐसे गुणधर्मों की तुलना करके हम धातु और अधातु को समूहों में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धातुओं के गुणधर्मों को। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जैसा कि आप जानते हैं, धातु ठोस अवस्था में मिलते हैं और कठोर होते हैं, जैसे कि लोहा। परंतु कुछ ऐसे धातु भी हैं जो बहुत ही मुलायम होते हैं, जैसे कि सोडियम, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। वहीं सोने की बात करें तो शुद्ध अवस्था में सोना भी काफी मुलायम होता है। तो प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अगला गुणधर्म है धात्विक चमक। ये क्या है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अगला है आघातवर्ध्यता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोने को बहुत ज्यादा पीटने पर वो सोने की एक पतली चादर में बदल जाता है। धातुओं के इसी गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। अगला गुणधर्म है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तार के रूप में खींचने की क्षमता। धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है और इसी को कहा जाता है तन्यता। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एल्यूमिनियम की धातु है जिसे अगर हम खींचेंगे तो वो पतले तार के रूप में बदल जाएगा। ये तन्यता है। चलिए एक रोचक तथ्य जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना सबसे अधिक तन्य एवं आघातवर्ध्य धातु है? अगर हम बात करें सोने की, तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इसका हम उपयोग करते हैं आभूषण बनाने के लिए, क्योंकि पहला तो कि ये बहुत ज़्यादा तन्य है, तो इससे बहुत लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा, आघातवर्ध्य होने के कारण हम इसे बहुत पतला कर सकते हैं और इससे बहुत ही बारीक रूप से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे आभूषण बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले गुणधर्म की, जो है ध्वनिक। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती हैं। इसके उदाहरण में हम घंटी की बात कर सकते हैं। आपने ये आवाज तो सुनी ही होगी। घंटी जब आपस में टकराती है तो आवाज करती है। क्योंकि घंटी एक धातु से बनी होती है, इस वजह से यह आवाज करती है। अब जरा सोचिए, धातु की जगह अगर हम घंटी को लकड़ी से बनाएं तो क्या उससे कोई आवाज आएगी? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ धातुओं में होता है। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। मान लीजिए अगर आप किसी तार पर एक छोर पर उसे गर्म करते हैं और दूसरे छोर पर मोम रखते हैं, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद जो मोम है वो पिघल जाएगा, क्योंकि जो धातु है वो ऊष्मा का सुचालक होता है और एक कोने से दूसरे कोने तक ऊष्मा को पहुंचा सकता है। गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए लोहा लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, जो कि एक बहुत ज्यादा तापमान है। तो क्या धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं? चलिए पता लगाते हैं। जहां पर जांच के लिए धातु का टुकड़ा रखना है, अगर हम वहां पर धातु को रखेंगे तो हम पाएंगे कि जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। चलिए अब बात करते हैं अधातु की। इनके भी पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
कार्बन एक अधातु है। सल्फर और आयोडीन भी अधातु के ही उदाहरण हैं। अधातु की सबसे पहले बात करें तो अधातु ठोस, द्रव या फिर गैस तीनों हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सल्फर ठोस अवस्था में मिलता है, पर ब्रोमीन द्रव है और ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलता है। अधातु के बाकी सभी गुण धातुओं से बिल्कुल विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम दो अधातु ले रहे हैं, बेरियम और कार्बन। जैसा कि हमने जाना था, धातु ठोस होते हैं तो अधातु मुलायम होते हैं। धातुओं में चमक होती थी तो अधातु में कोई चमक नहीं होती। अधातु आघातवर्धक नहीं होते, इनमें तन्यता भी नहीं होती और ये ध्वनिक नहीं होते। इसके साथ ही अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना धातुओं के भौतिक गुणधर्म को, साथ ही हमने अधातु के भौतिक गुणधर्म को भी जाना। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम इन पे अपवाद के बारे में बात करेंगे कि धातु और अधातु में अपवाद क्या है, और धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को भी जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे अपवाद के बारे में, यानी कि धातु और अधातु में क्या क्या अपवाद हैं, और उसके बाद हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। अब अपवाद की बात करने से पहले एक सवाल को देख लेते हैं। सवाल ये है कि क्या केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं? आपको जान के शायद हैरानी हो, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? ऐसी क्या परेशानी है जिससे हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते? दरअसल परेशानी ये है कि जो धातु हैं और अधातु हैं उनमें कई अपवाद हैं। अब सवाल ये है कि ये अपवाद क्या क्या हैं। तो चलिए इन अपवाद के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। सबसे पहला अपवाद है, जैसा कि हम जानते हैं जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु मरकरी जो कि एक धातु है उसकी बात करें तो वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो धातु हैं वो ठोस होते हैं, परंतु मरकरी एक धातु है जो कि एक द्रव है, तो ये एक अपवाद है। मरकरी ही नहीं, इसके अलावा कुछ और धातु भी हैं, जैसे कि गैलियम और सीजियम। इनका गलनांक भी बहुत कम होता है। कमरे के तापमान पर तो ये ठोस होते हैं, पर अगर आप इन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से बात करें तो आयोडीन जो कि एक अधातु है, चमकीला होता है। अब हमने जाना था कि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं और अधातु में कोई चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तीसरा अपवाद है, जैसा कि हम जानते हैं जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, परंतु क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये भी कोई धातु के गुण तो नहीं है, परंतु ये क्षारीय धातु तो होते हैं, तो ये भी एक अपवाद है। कार्बन की बात करें तो ये थोड़ा अनोखा तत्व है। ये अनोखा क्यों है इसके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है और इसके सभी रूपों को अवरूप कहते हैं।
इसका एक अवरूप है ग्रेफाइट। ये हमारी पेंसिल्स के अंदर होता है। ग्रेफाइट के गुणधर्मों की बात करें तो इसका पहला गुणधर्म है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। जबकि कार्बन एक अधातु है, फिर भी इसका एक अवरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये मुलायम होता है। अब आप देख सकते हैं इसका पहला गुणधर्म धातुओं जैसा है और दूसरा गुणधर्म अधातुओं जैसा। इसका दूसरा अवरूप है हीरा। हीरे की गुणधर्म की बात करें तो ये प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व होता है। फिर से अगर हम अधातुओं की बात करें तो उन्हें मुलायम होना चाहिए, और हीरा तो प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, और तीसरा गुणधर्म है कि ये विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पहले दो गुणधर्म धातुओं जैसे हैं और तीसरा गुणधर्म अधातुओं जैसा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। तो सवाल ये है कि फिर किस आधार पर धातुओं और अधातुओं को वर्गीकृत करना चाहिए। तत्वों को अगर उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो वो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो अब धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म है क्या, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं जानते हुए धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन किया जाता है। तो इसका जवाब है कि लगभग जितनी भी धातुएं हैं वो दहन करने पर ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं और अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। धातु जब दहन किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब कॉपर को हम दहन करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है जो कि काले रंग का होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी धातुओं और अधातुओं में अपवाद के बारे में, जहां हमने जाना कि किस तरीके से मरकरी धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। वहीं जो आयोडीन होता है उसमें चमक होती है जबकि वो अधातु है। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से जो कार्बन के अवरूप हैं उनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। उसके बाद हमने बात करी धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, जहां हमने जाना कि धातुओं का वायु में दहन करने से धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। इनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT बुक का धातु एवं अधातु वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं के अन्य रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 8। पिछले वीडियोस में हमने सीखा अवकलनीयता होता क्या है और विभिन्न प्रकार के जो फलन होते हैं उनके अवकलजों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। साथ ही हमने जाना श्रृंखला नियम के बारे में। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। अब अवकलज क्या होता है ये तो हम जानते हैं, चलिए देखते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए y बराबर fx एक फलन है, तो जब इसका अवकलज ज्ञात करते हैं dy बटे dx
तो वो होता है f डैश x। लेकिन तब क्या होगा जब f डैश x भी अवकलनीय हो? तब d बटे dx निकाला जाएगा dy बटे dx का, जो कि कहलाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी ये जो d बटे dx dy बटे dx का निकालेंगे आप, इसको आप लिखेंगे d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर के, जो कि बराबर होगा f डबल डैश x के, जिसको हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो किसी फलन का जब आप एक बार अवकलन करते हैं तो f के ऊपर डैश लगाते हैं, और यदि आप उसका 2 बार अवकलन करेंगे तो 2 डैश आते हैं, यानी f डबल डैश x। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है यदि y बराबर x क्यूब जमा 2x है तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यानी सीधे सीधे कहा गया है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y बराबर है x क्यूब जमा 2x। अब जब आपने इसका अवकलज ज्ञात किया dy बटे dx, हाँ, जब आप एक बार अवकलज करते हैं तो आप उसको प्रथम कोटि का अवकलज भी कह सकते हैं। तो x क्यूब का जब x के सापेक्ष अवकलन हुआ तो वो हुआ 3x स्क्वायर, और 2x का जब x के सापेक्ष अवकलन हुआ तो बचा 2। अब आप यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर जमा 2 ये आया है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि x का अस्तित्व अभी भी है, यानी f डैश x जो है वो अवकलनीय है। तो अब हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे, यानी दोबारा से अवकलन करेंगे। तो 3x स्क्वायर जमा 2, इसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6x। क्यों? क्योंकि 3x स्क्वायर तो 6x हो जाएगा अवकलज करने पर, और जो 2 है उसमें तो x है ही नहीं। और किसी भी अचर पद का जब आप अवकलन करते हैं तो आपको उत्तर में 0 प्राप्त होता है, यानी d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर हुआ 6x के। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। कहा गया है यदि y बराबर x क्यूब जमा 10x है तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फलन आप लिखेंगे y बराबर x क्यूब जमा 10x। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो पहली बार में आपको प्राप्त होगा 3x स्क्वायर, जो कि x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आया है, और जब आप 10x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो आपको sec स्क्वायर x मिलता है, यानी dy बटे dx बराबर हो गया 3x स्क्वायर जमा sec स्क्वायर x के। अब परिणाम में जो आपको मिला उन दोनों में ही x का अस्तित्व है, यानी f डैश x जो है वो अवकलनीय है। तो हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे, यानी 3x स्क्वायर जमा sec स्क्वायर x का अवकलज निकालेंगे। इसको हल करने पर आपको मिलेगा 6x, जो कि 3x स्क्वायर का अवकलज x के सापेक्ष करने पर आया है, और sec स्क्वायर x का जब आप यहाँ पर अवकलज करेंगे तो गुणनफल नियम का प्रयोग करते हुए आपको प्राप्त होगा 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है यदि y बराबर a sin x जमा b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर जमा y बराबर 0 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि dy बटे dx आ गया a cos x माइनस b sin x। क्यों? क्योंकि sin x का अवकलन करने पर cos x आता है और cos x का अवकलन करने पर माइनस sin x। अब आपने देखा कि दोनों में ही x का अस्तित्व है, यानी इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना संभव है, क्योंकि f डैश x जो है वो अवकलनीय है। तो जब आप a cos x माइनस b sin x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस a sin x और माइनस b cos x। कैसे? cos x का अवकलन किया तो माइनस sin x आ गया, और sin x का अवकलन किया तो cos x आ गया। इसको हम माइनस y भी लिख सकते हैं। ऐसा कैसे? आइए देखते हैं। d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर आया है माइनस a sin x माइनस b cos x।
दोनों में से अगर माइनस, उभयनिष्ठ या फिर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x, जो कि हमारा y है। तो ये हो गया माइनस y, यानी d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर हो गया माइनस y के। तो जब आप इस दाएं ओर लिखे माइनस y को बाईं ओर लेके जाएंगे तो वो होगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर जमा y बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये उदाहरण हमारा यहीं समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी यहीं समाप्त हुई। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा द्वितीय कोटि का अवकलज किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। घर जाइए, इससे संबंधित जितने प्रश्न आपके पाठ 5 में गणित की किताब में दे रखे हैं उन सभी को हल कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का दूसरा भाग समझेंगे और आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग, यानी कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम दो तरंगों के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के पैटर्न को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, व्यतिकरण का समस्त क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन इनमें से प्रत्येक तरंग के विस्थापनों का सदिश योग होता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर दो स्रोत S1 तथा S2 की कल्पना करते हैं, जो जल की एक द्रोणिका में ऊपर और नीचे समान आवृत्ति से गति करते हैं। ये दोनों स्रोत जल की दो तरंगें उत्पन्न करते हैं तथा किसी विशिष्ट बिंदु पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीच कला अंतर समय के साथ नहीं बदलता, और जब ऐसा होता है तो इन दो स्रोतों को कला संबद्ध यानी कोहेरेंट कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ हम किसी दिए हुए समय पर एक बिंदु P देखते हैं, जिसके लिए S1P बराबर है S2P के। क्योंकि दूरियां S1P तथा S2P बराबर हैं, इसलिए S1 तथा S2 से तरंगें P बिंदु तक चलने में समान समय लेंगी तथा जो तरंगें S1 तथा S2 से समान कला में निर्गम होती हैं, वे P बिंदु पर भी समान कला में पहुंचेंगी। इस प्रकार यदि स्रोत S1 के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न विस्थापन को हम लिख सकते हैं y1 बराबर a cos ओमेगा t, तो यहाँ इस बिंदु पर किसी दूसरे स्रोत S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन भी होगा y2 बराबर a cos ओमेगा t। अतः इस बिंदु पर परिणामी विस्थापन को हम लिख सकते हैं y बराबर y1 जमा y2। और दोस्तों, ऐसा हमने अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा किया है। तो ऐसा करने पर परिणामी विस्थापन y आता है 2a cos ओमेगा t। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तीव्रता विस्थापन के वर्ग के समानुपातिक होती है, इसीलिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता होगी I बराबर 4 गुणा I नॉट के, जहां I नॉट
प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता को निरूपित करता है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों स्रोतों को रचनात्मक रूप से व्यतिकरण करते हुए कहा जाता है और इसे हम संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आइए अब हम एक दूसरे बिंदु Q पर विचार करते हैं, जिसके लिए S2Q घटा S1Q बराबर है 2 गुणा इस तरंग की तरंग दैर्घ्य यानी 2 गुणा लैम्डा के। दोस्तों, यहाँ पर S1 से निर्गमित तरंग S2 से आने वाली तरंग की अपेक्षा ठीक 2 चक्र पहले पहुंचती है तथा यहाँ पर फिर से ये दोनों ही तरंगें समान कला में होंगी। अर्थात यदि S1 द्वारा उत्पन्न विस्थापन को हम लिखते हैं y1 बराबर a cos ओमेगा t, तो S2 के द्वारा उत्पन्न विस्थापन होगा y2 बराबर a cos ओमेगा t घटा 4 पाई अर्थात a cos ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 गुणा लैम्डा के पथ के अंतर को 4 गुणा पाई के कला के अंतर से दर्शाया है और क्योंकि दोनों विस्थापन फिर से समान कला में है तथा तीव्रता यहाँ पर फिर से हो जाएगी 4 गुणा आई नॉट और इससे भी हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। आइए अब हम एक तीसरे बिंदु R पर विचार करते हैं, जिसके लिए इन दोनों ही पथों का अंतर अर्थात S2R घटा S1R बराबर है ऋणात्मक 2.5 लैम्डा के, यानी S1 से निर्गमित तरंग स्रोत S2 से आने वाली तरंगों की अपेक्षा 2.5 चक्र बाद में पहुंचती है। और यदि हम यहाँ पर स्रोत S1 द्वारा उत्पन्न विस्थापन का मान लेते हैं y1 बराबर a cos ओमेगा t, तो यहाँ पर S2 द्वारा उत्पन्न विस्थापन होगा y2 बराबर a cos ओमेगा t जमा 5 पाई अर्थात ऋणात्मक a cos ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ पर 2.5 लैम्डा के पथ के अंतर को 5 गुणा पाई के कला के अंतर के समान रखा जा सकता है। अब इस बिंदु पर दोनों विस्थापन विपरीत कलाओं में हैं तथा दोनों विस्थापन एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जिसके कारण तीव्रता 0 हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अब हम यदि इन तीनों स्थितियों का सारांश लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 संबद्ध स्रोत S1 तथा S2 जब समान कला में कंपन करते हैं तब किसी बिंदु P के लिए यदि पथ का अंतर तरंग दैर्घ्य के पूर्णांक गुणज के बराबर है अर्थात S1P घटा S2P n लैम्डा के बराबर है, जहां पर n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो इस स्थिति में हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है और इसकी परिणामी तीव्रता 4 गुणा आई नॉट होती है। वहीं दूसरी ओर यदि बिंदु P इस प्रकार है कि पथ का अंतर n जमा 1/2 लैम्डा के बराबर है अर्थात अर्ध तरंग दैर्घ्य के पूर्णांक गुणज के बराबर है, तो ऐसे में S1P घटा S2P बराबर होगा n जमा 1/2 लैम्डा, जहां पर n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, जिसकी परिणामी तीव्रता 0 होती है। अब दोस्तों, हम मान लेते हैं कि कोई 2 स्रोत कला संबद्ध हैं, अर्थात यह नियमित रूप से ऊपर और नीचे की ओर आ जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी बिंदु पर कला का अंतर अर्थात फाई समय के साथ नहीं बदलता तथा हमें स्थिर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है, अर्थात समय के साथ उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा तथा निम्निष्ट यानी मिनिमा इनकी स्थितियां नहीं बदलती। और यदि ये दोनों स्रोत निश्चित कला का अंतर नहीं रख पाते हैं तो यहाँ पर समय के साथ व्यतिकरण पैटर्न भी बदलता है तथा यदि कला का अंतर समय के साथ बहुत तेजी से बदलता है तो उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा तथा निम्निष्ट की स्थितियां भी समय के साथ तेजी से बदलेंगी और ऐसे किन्हीं 2 स्रोतों को हम कला असंबद्ध यानी इनकोहेरेंट कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो।
आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने तरंगों के कला संबंध तथा कला असंबंध योग, यानी कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, तथा इसके अतिरिक्त हमने जाने व्यतिकरण के दो प्रकार, संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तथा विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा यंग के प्रयोग की। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का तीसरा भाग समझेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा यंग के प्रयोग को। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में कला संबंध तथा कला असंबंध रूप से तरंग के दो स्रोतों का योग प्राप्त किया था, जिससे हमें दो प्रकार के व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में प्रकाश तरंगों का उपयोग करके व्यतिकरण का पैटर्न प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम दो सूची छिद्रों को प्रदीप्त करने के लिए दो सोडियम लैंपों का उपयोग करें, तो ऐसा करने पर हमें कोई व्यतिकरण पैटर्न नहीं दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सामान्य स्रोत जैसे सोडियम लैंप, इनसे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों में समय अंतरालों पर आकस्मिक कला परिवर्तन होता है। अतः दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबंध नहीं होता तथा ये कला असंबंध होते हैं, यानी इनकोहेरेंट होते हैं। यानी हमें व्यतिकरण का पैटर्न केवल तभी प्राप्त होता है जब इन दोनों स्रोतों से तरंगे कला संबंध हो, अर्थात कोहेरेंट हो। तो दोस्तों, इन दोनों स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगों को कला संबंध करने के लिए इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थॉमस यंग ने तरंगों की कलाओं को नियंत्रित करने के लिए एक उत्तम तकनीक उपयोग की। उन्होंने एक अपारदर्शी पर्दे पर दो सूची छिद्र S1 तथा S2 बनाए, जो वास्तव में एक दूसरे के बहुत निकट थे, और इन्हें एक अन्य सूची छिद्र से प्रदीप्त किया, जिसे एक दीप्त सोर्स से प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, अब प्रकाश तरंगे स्रोत S से निकलकर S1 तथा S2 पर गिरती हैं। S1 तथा S2 दो कला संबंध स्रोतों की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि S1 तथा S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगे एक ही मूल स्रोत से व्युत्पन्न होती हैं, तथा इस स्रोत में अचानक कोई भी कला परिवर्तन S1 तथा S2 से आने वाले प्रकाश में ठीक उसी प्रकार की कला परिवर्तन करेगा। तो इस प्रकार दोनों स्रोत S1 तथा S2 समान कला में बंध जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली गोलीय तरंगे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर हम अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता की स्थितियों की गणना के लिए हमने एक रेखा G' पर एक बिंदु P लिया है, जो अधिकतम तीव्रता के संगत है। अर्थात इस अवस्था में इन दोनों स्रोत S1 तथा S2 से उत्पन्न तरंगों के पथ में अंतर तरंग के किसी पूर्णांक गुणज के बराबर होगा, जिसके कारण हमें एक अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस स्थिति के लिए S2P घटा S1P बराबर होगा n लैम्डा के। अब दोस्तों, ज्यामितीय का उपयोग करके हम इसे लिख सकते हैं कि S2P की घात 2
घटा S1P की घात 2 बराबर होगा कैपिटल D की घात 2 जमा ब्रैकेट x जमा D बटे 2 की घात 2 घटा कैपिटल D की घात 2 ब्रैकेट x घटा स्मॉल d बटे 2 की घात 2, जिसे हल करने पर S2P की घात 2 घटा S1P की घात 2 बराबर आता है 2 गुणा x गुणा स्मॉल d के। तो अब हम इस समीकरण को हल करके लिख सकते हैं S2P घटा S1P बराबर 2xd बटे S2P जमा S1P। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों स्रोतों के बीच की दूरी अर्थात d पर्दे की दूरी यानी कैपिटल D से काफी छोटी है, तो S2P जमा S1P जो दाईं ओर हर में दिया गया है, इसको हम 2 गुणा कैपिटल D से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर समीकरण होगी S2P घटा S1P बराबर x गुणा स्मॉल d बटे कैपिटल D। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि समपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए यह क्षेत्र दीप्त होना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब यह पथ का अंतर यानी S2P घटा S1P बराबर होगा तरंगदैर्घ्य के पूर्णांक गुणज के अर्थात n लैम्डा के। तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं xn, और इस xn का मान आता है n लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। वहीं दूसरी ओर यदि हमें इस बिंदु P पर कोई अदीप्त क्षेत्र प्राप्त होता है, अर्थात इस स्थिति के लिए यहाँ इस बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब इस पथ का अंतर अर्थात S2P घटा S1P अर्ध तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा बटे 2 के किसी पूर्णांक गुणज के बराबर हो। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x गुणा स्मॉल d बटे कैपिटल D बराबर होगा n जमा 1 बटे 2 लैम्डा के, जिसके लिए x को हम xn मान सकते हैं, और इस xn का मान होगा n जमा 1 बटे 2 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ इस चित्र की भांति हमें पर्दे पर अदीप्त तथा दीप्त बैंड दिखलाई देंगे। ऐसे बैंडों को फ्रिंज कहा जाता है, तथा 2 क्रमागत अदीप्त तथा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लिख सकते हैं बीटा बराबर xn जमा 1 घटा xn। यहाँ से xn जमा 1 तथा xn का मान रखने पर बीटा आता है लैम्डा कैपिटल D बटे D। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसके अतिरिक्त पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी यानी कैपिटल D और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d पर निर्भर करती है, और इस व्यंजक को कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। दोस्तों, यहाँ पर यह S1 तथा S2 दोनों ही बिंदु स्रोत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें फ्रिंज सीधी रेखाओं पर प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इन दोनों बिंदु स्रोतों के स्थान पर 2 झिर्रियां यानी 2 स्लिट S1 तथा S2 रख दें, तब भी प्राप्त होने वाली फ्रिंज सीधी रेखाओं में होंगी, क्योंकि बिंदुओं का प्रत्येक युग्म सीधी रेखा फ्रिंज उत्पन्न करेगा, और क्योंकि ऐसे बहुत सारे युग्म बनेंगे, जिसके कारण इन सीधी रेखा फ्रिंजों की तीव्रता काफी बढ़ जाएगी। आइए दोस्तों, अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 2 झिर्रियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं वह राशियां जो हमें इस प्रश्न में दी गई हैं, यानी दोनों स्रोतों के बीच की दूरी अर्थात स्मॉल d जो बराबर है 1 मिलीमीटर के। इसके अतिरिक्त स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी अर्थात कैपिटल D हमें दिया हुआ है 1 मीटर। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रयोग में लाया जाने वाला प्रकाश है नीला हरा, जिसकी तरंगदैर्घ्य है 500 नैनोमीटर, यानी यहाँ पर लैम्डा है 500 नैनोमीटर।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है फ्रिंज अंतराल अर्थात बीटा, जिसका मान होता है कैपिटल डी गुणा लैम्डा बटे स्मॉल डी के। तो यहाँ पर कैपिटल डी, लैम्डा और स्मॉल डी का मान रखने पर बीटा आता है 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, और हमने प्राप्त की दीप्त तथा अदीप्त क्षेत्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां। अगले वीडियो में हम तरंग प्रकाशिकी की एक और नई परिघटना के बारे में जानेंगे, जिसे कहते हैं विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि डिजिसात के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा गणित का अध्याय त्रिभुज, साथ ही साइंस का अध्याय धातु एवं अधातु। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा गणित का अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता, साथ ही फिजिक्स का अध्याय तरंग प्रकाशिकी। अब हम देखेंगे कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम कल 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे सोशल साइंस का अध्याय राजनीतिक दल, साथ ही इंग्लिश ग्रामर से टेंसेस। फिर हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का अध्याय वंशागति के आणविक आधार। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी हमने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजिसात इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।